देखिए सब लोग, कल जो लास्ट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या क्या फॉर्मूले बता दिए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये बता दिया था, सही है। और अलग अलग मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस बताए होंगे। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना था? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना था वैष्णवी? 1.5। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना था? 1.3। डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू एयर 2.41, सही है। तो ये सारी चीजें बता दी थी। लास्ट में कल एक और चीज बताई होगी आप लोग को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताया होगा। जब लाइट, देखो जब लाइट वाटर से कहाँ जा रही है, और जब लाइट वाटर से ग्लास जा रही है, तो इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका है? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसकी वैल्यू क्या बताई थी? 9/8 बताई थी, सही है। सुन रहे हो ना भैया? और इसी के बाद बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा? इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज 8/, सही है। अब इसी में एक फॉर्मूला और आप लोग को बता देते हैं, ये तो बता चुके थे पूरा का पूरा, ठीक है। इसी के बाद देखिएगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने का एक और फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने का एक और फॉर्मूला, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ही होगा। सुनिएगा बेटा सब लोग, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालना है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर से क्या कर दो? डिवाइड। मतलब जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज, तो जिसका निकालना हो वो ऊपर रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो कहाँ रहेगा? नीचे, एयर के टर्म्स। आ गया समझ में? अब जैसे समझ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है 1.5, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा 9/8। देखो 9/8 ही आया था ना। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया और एक जो कल आपको बताया था, आ गया समझ में? उसी के नीचे ये चीज देखो, ठीक है क्या? सबने लिख लिया? इसके बाद देखिएगा सभी लोग, देखो कंडीशंस फॉर अ लाइट, कंडीशंस फॉर अ लाइट ray to pass undeviated, conditions for a light ray to pass undeviated। देखो बेटा, कौन कौन सी ऐसी, दीपक भैया कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जब लाइट सीधी निकल जाएगी, अनडेविएटेड निकल जाएगी, ठीक है? आओ ध्यान दो। जैसे मान लीजिए ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2, सही है। इधर देखना बेटा, ये लाइट रे सीधी आई और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो लाइट कैसे निकल जाएगी? सीधी। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो लाइट अनडेविएटेड निकल जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि पहले और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए। अगर दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तब भी लाइट सीधी निकल जाएगी। अब चाहे वो ऐसे टकराए तब भी सीधी निकलेगी, ऐसे टकराए तब भी सीधी निकलेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो दो कंडीशंस हैं। पहली लिखो,
when the angle of incidence at the boundary of two media, when the angle of incidence at the boundary of two media is 0, when angle of incidence at the boundary of two media is 0, that is ये एंगल I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। समझ गए? उसके नीचे उसके आगे ये लिख लेना जरूर, ठीक है। दूसरी कंडीशन लिखो। क्या दूसरी कंडीशन बताई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो। when the refractive index of medium 2 when the refractive index of medium 2 is same as that of medium 1। समझ गए बहन? कल पढ़ाई किए थे? क्या पढ़े थे? हाँ, सभी लोग रिवीजन कर रहे हो ना? हाँ भैया, थोड़ा रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिएगा। When the refractive index of medium 2 is same as that of medium 1। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे थे कि भैया रिवीजन पे फोकस करिएगा सब लोग। 95 अबव 97 98 लाने के लिए एक एक चीज डिटेल में पढ़नी होती है ना भैया। हाँ चलो, तो जब टॉपिक डालो अगला, रिलेशनशिप बिटवीन wavelength of two medium। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो दोनों मीडियम्स में लाइट की वेवलेंथ के बीच में संबंध, समझे? हमने कल आप लोग को बताया होगा, सुनिएगा बेटा, कि लाइट जब एक मीडियम से, आदर्श बाबू, जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है डिपेंडिंग अपॉन रेयरर टू डेंसर की डेंसर टू रेयरर। फिर किस में चेंज आता है? इंटेंसिटी में चेंज आता है, वेवलेंथ में चेंज आता है, किस में चेंज नहीं आता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो वेवलेंथ में चेंज आएगा, तो वेवलेंथ में कैसा चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, उसको समझने के लिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेके आए हम लोग। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एक रे ऑफ लाइट आई मीडियम 1 में, इस पॉइंट पे हमने क्या बनाया? ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये सेकंड मीडियम हो गया। मान लो कि ये डेंस मीडियम है, ये जो सेकंड मीडियम है कौन सा मीडियम है? हाँ, डेंसर मीडियम है। तो ऑब्वियस सी बात है लाइट बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया समझ में? तो रेयर से डेंसर बेंड कर गई। अब हम कह रहे हैं कि इस वाले मीडियम में, मान लो ये वाला मीडियम जो है, यहाँ पे लाइट की स्पीड है v1। कोई भी मीडियम हो, एयर होगी तो स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ हो जाएगी, कोई और मीडियम हो तो v1 हो जाएगी, और यहाँ पे आके लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? v2। अंशिका, ये वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी v1 से? ये वाली वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम है, स्पीड कम होगी, तभी बेंड हो रहा है। यहाँ पे वेवलेंथ रही होगी मान लो λ1, और सेकेंड मीडियम में वेवलेंथ क्या हो गई? λ2। क्या चीज नहीं चेंज हुई होगी? यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यहाँ भी क्या होगी? तो अगर पेपर में रिलेशन आता है तो थोड़ा बहुत कहानी लिख देना। लेट अस कंसीडर टू मीडियम 1 and 2 where second medium is denser than first medium। दीपक सुन रहे हो ना? second medium is denser। let the speed, wavelength and frequency of light in medium 1 is v1 λ1 and the velocity, wavelength and frequency in the denser medium be v2 λ2 and इतना लिखना जरूर, ठीक है, ताकि आइडिया लग सके। अब देखो, फॉर
मीडियम 1। ऊपर वाले मीडियम में कल आप लोग को एक फॉर्मूला बताया होगा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो पहले वाले मीडियम में वेलोसिटी है v1, वेवलेंथ क्या है लैम्डा 1। सुने ना बेटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फॉर मीडियम 2, सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 एंड 2। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 1 अपॉन एफ लैम्डा 2, ये कट गया। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, अब ये देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू, इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा। इसको उधर ले जाओ, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ है वो फर्स्ट मीडियम की वेवलेंथ से n टाइम्स क्या है, कम। आ गया? इसका मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना, ये मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही वेवलेंथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। देखो सवाल बन जाएगा ना, यहाँ से दो मीडियम है। अच्छा वो बताते हैं पहले तक, इधर वाला हटा दें। किसी को कुछ पूछना है अभी? कुछ नहीं। अब इसमें देखो कई सवाल बन सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया, कौन बताएगा? दीपक बताओ भैया। ये एक लाइट आई, सही है, बेंड कर गई। ठीक है, इस मीडियम में जो वेवलेंथ है लाइट की वो 4000 एंगस्ट्रॉम है, सही है। और इस मीडियम में वेवलेंथ जो है वो घट के हो जाती है 3000 एंगस्ट्रॉम। समझ गया दीपक भैया? तो बताइए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कितना होगा? इन दोनों की वेवलेंथ को डिवाइड कर दो ना, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो 4000 एंगस्ट्रॉम में रहने दो, 3000 एंगस्ट्रॉम 4/3। मतलब ये सेकेंड मीडियम कौन है? अरे 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये सेकेंड मीडियम कौन है? पानी है। अरे डेंसर तो है ही, बेंड हो रही लाइट, क्या है? पानी। आगे समझ में? मतलब जरूरी नहीं लेकिन पानी है ना। अगला टॉपिक डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है? हटा दें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले लिखो नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम। अरे भाई ग्लास है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2, 1.5। वाटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, 1.33। तो जो डेंस मीडियम है ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम डेंस मीडियम से ज्यादा है। जितनी डेंसिटी बढ़ेगी मीडियम की, मतलब डिपेंड तो क्रिस्टल्स पे डिपेंड करता है, ग्लास के और पानी के
क्या कहते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पे, आप लोग कहो सीधा डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि ग्लास की डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है पानी से ज्यादा है, सही है। तो पहला क्या लिखा नेचर ऑफ मीडियम में? कुछ लिखने की जरूरत है इसमें? नहीं, इसमें क्या है, ग्लास का ज्यादा पानी कम। दूसरा लिखो टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर, ठीक है। इसको समझने के लिए देखो बेटा, अगर सुन रहे, अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाया जाए, क्या किया गया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, और अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हाँ बस इतना लिख लो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। माने सर, लिखिए आप। तीसरा लिखिए वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट ब्रैकेट में कलर लिख लो, एक कलर कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ ऑफ लाइट। सुन रहे भैया, चलो समझिएगा, उधर बताते हैं। पहले तो ये सीधी सीधी बात लिख दो कि वेवलेंथ बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। कैसे होता है समझा रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। समझ गए? आओ नजरें बोर्ड पर रखो जरा। जैसे लिखा है विबग्योर, विबग्योर लिखा है जैसे मान लीजिए, ठीक है। तो हमको ये बताइए, पहले तो इस फॉर्मूले को ध्यान देना, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये फॉर्मूला कहता है कि भैया वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा उसी की वेलोसिटी भी ज्यादा, सही है। दूर से कौन सा कलर दिख जाता है, लाल, लाल जो होता है वो कहां से, दूर से भी दिख जाता है, सुन रहे ना बेटा। तो भैया किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो रेड की वेलोसिटी भी, रेड लाइट तेजी से ट्रेवल करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम। समझ गए? इसी प्रकार यहाँ पे देख लो, इसकी वेवलेंथ सबसे कम, वेलोसिटी सबसे कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस इस तरीके से, बहुत सिंपल सा है, आप लोग उसी के नीचे लिख सकते हो चाहो, या आ गया हो समझ में तो बहुत ही अच्छी बात है, लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। लिखिए बच्चा, टॉपिक डालो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझे? देखिए आपको दो डायग्राम बना रहे हैं, ये वाटर का सरफेस है, सुन लो भैया, ये पानी की सतह है, पानी, ठीक है। ये अब एक लाइट रे जो है एयर से वाटर आ रही है, रेयरर मीडियम से कहां आ रही है, तो ये लाइट रे एयर से जब वाटर जाएगी ऐसे,
तो इस पॉइंट पे पहले क्या बनाओगे, नॉर्मल बना दिया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही है। अब ये लाइट रे जब रेयर से आदित्य डेंसर जा रही है तो ऐसे बेंड कर जाएगी, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, सही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मतलब एक हमने मिरर लगा दिया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दी, ये पॉलिश कर दो उसको, और इस तरह से लगाई कि लाइट जो है इस पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है, ऐसे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जीरो ही है, सरफेस के साथ कितना एंगल बन रहा है, दिख रहा है सबको। तो अब लाइट क्यों जिस तरह से टकराएगी, बेटा ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से क्या चली जाएगी वापस। तो लाइट का जो पाथ है वो रिट्रेस हो गया, इसका मतलब रिवर्स हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द पाथ ऑफ लाइट रे इज रिवर्सिबल। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल the path of light ray is reversible। समझ गए? अब इससे जरा एक चीज समझो, लाइट का पाथ रिवर्सिबल है। अब इससे क्या लाभ है, इधर ध्यान देना भैया, सब लोग देखिए, पहले समझ लो फिर बनाना। मान लीजिए कि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है, लाइट जो है वो 1 से 2 जा रही है, तो आशीष स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन, ये सही है। अब लाइट जो है वो सेकंड मीडियम से टकरा के वापस कहाँ जा रही है, तो जब वो टकरा के सेकंड से वापस फर्स्ट की तरफ जाएगी। अच्छा, इस 1 and 2 का मतलब होता है, दो चीजें बताई थी मैंने, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, या फिर लाइट जो है वो 1 से 2 जा रही है। बात समझ में आ गई? अब जब 2 से 1 जाओगे तो ये 2 से 1 हो जाएगा, 2 and 1। तो जब लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे बाहर निकलेगी तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आर होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसका होगा, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू, समझ आ गया? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू, जब ये और ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कट जाएगा। तो सेकंड का ये 2 से 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 से, ये देखो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 कुछ है तो 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालने के लिए पलट दो। आ गया समझ में? अरे जैसे कल बताया था ना लास्ट में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर 9/8 है तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। आ गया समझ में? डायग्राम बना के प्रॉपर, हाँ, इसका मतलब होता है, इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट मतलब करते हुए लिखते हैं कि ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और लाइट जो है वो 1 से 2 जा रही है, 1 से, ये जो है 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू, और लाइट 2 से 1 जा रही है। आइए समझ में? शायद बाबू आ रहा है समझ में? नींद तो नहीं आ रही है? अगला टॉपिक डालिए, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बातें नहीं बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। अभी तक हम लोग एक
सरफेस पे रिफ्रैक्शन कर रहे थे, अब एक ग्लास स्लैब पे रिफ्रैक्शन करते हैं। अभी ग्लास स्लैब पे करेंगे, अगली एक्सरसाइज में प्रिज्म में करेंगे, फिर बहुत जगह। ठीक है, देखो एक बातें नहीं, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया। ठीक है दीपक, ये क्या ले लिया? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ए बी सी डी। क्योंकि ये ग्लास से बना है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? वो 1.5 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने इसको n मान लिया। ठीक है, क्योंकि 1.5 ही होता है। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, यहां टकराई, इस पॉइंट पे पहले क्या बनाया? ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट एयर से ग्लास जा रही है, मतलब एयर से डेंसर जा रही है, नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी? बेंड कर गई। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस पॉइंट पे देखो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो इस पॉइंट पे फिर से हम लोग क्या बनाएंगे? एक और नॉर्मल बनाएंगे। सही है। अब की बार डेंसर से कहां जा रहे हैं? तो नॉर्मल से कहां भागेंगे? नॉर्मल से अवे चले गए। बात समझ में आ गई? बस ज्यादा अवे चले गए, नॉर्मल से अवे। क्लियर हो गया? अब इधर ध्यान देना भैया सब लोग। मैं देखो इधर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, तो ये भी r। समझ गए? ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है ना आपस में, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ना। ये r, तो ये भी क्या हो गया? r। आ गया समझ में? ये एंगल ऑफ इमर्जेंस E, ज्यादातर केसेस में I और E बराबर आएंगे। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये डायग्राम समझ में आ गया सबको? आ गया समझ में? अब देखो, अगर ये ग्लास सरफेस ना होती मान लो, तो क्या ये लाइट ऐसे सीधी आती? ये सीधी आती। अगर ये सरफेस ना होता तो ओरिजिनल रे और इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे। सही है। और ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या बोला भैया तिवारी जी? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बेटा सुनिएगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। नहीं समझ में आया? तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये डायग्राम बना के लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखो। पहले डायग्राम बनाओ फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लो। देखो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the direction of incident ray and emergent. It is the perpendicular distance between the direction of incident ray and emergent ray, and the emergent ray produced. सबको आ गया समझ में? अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये हटा दें, डायग्राम बना लिए होगे। सुनो बात को, पेपर में स्केल से प्रॉपर बनाना, आड़ी तिरछी लाइन बनाओगे नंबर कट जाएगा। बात समझ आ रही है? चलो देखो जरा, अभी ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
पहला लिखिए थिकनेस ऑफ ब्लॉक। भैया ब्लॉक की चौड़ाई, आओ समझो इधर। फैक्टर्स में पहला थिकनेस ऑफ ब्लॉक। देखो, मोर द थिकनेस मोर विल बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मोर द थिकनेस मोर विल बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए ध्यान दो बेटा। ये जैसे एक है पतला ब्लॉक, एक है मोटा ब्लॉक, सही है, दोनों सेम ही मीडियम के हैं, सेम ही ग्लास से बने हुए हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, ये लाइट रे आई, ये नॉर्मल, ये बेंड की, ये अवे गई, ये हो गया आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बोर्ड पे देख रहे हो ना। अब यहाँ पे लाइट उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रखना। ठीक है, अब ये बेंड कर गई, ये चली गई अवे, अब ये ओरिजिनली ऐसे जाएगी। अब आंखों से देखो तो क्या दिख रहा है कि जिस मीडियम की थिकनेस ज्यादा है उसी में डी भी क्या है, क्योंकि जितना डी ज्यादा होगा लाइट अंदर ज्यादा ट्रेवल करेगी ना। सुन लो ना बात, जितना डी ज्यादा होगा लाइट अंदर उतना ही ज्यादा क्या करेगी, और जितना ज्यादा मीडियम में ट्रेवल करेगी उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्शन होता चला जाएगा उतना ही डी बढ़ता चला जाएगा। आ गया समझ में। दूसरा लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरा, ठीक है, लिखो मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर विल बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सेम, मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में। समझाएं कि ना समझाएं भाई, जितना तिरछा टकराएगी उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, फिर लिखिए तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, चलो इसमें भी वही है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बेटा सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा और लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। इसमें भी वही सेम चीजें लिखो, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर विल बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, ट्रेवल ज्यादा करेगी अंदर, नहीं ट्रेवल उतना ही करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। चलो इसमें सवाल क्या बन सकता है, बोर्ड पे देखिएगा बेटा सब लोग। मान लीजिए लिखा है ठीक है, अभी बताओ कौन बताएगा। हाँ बेटा बताइए, कहाँ थी इतने दिन से आप, कितने दिन बाद आ रही हैं, कराई थी क्या, समझ में आ रहा है? बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ पहले सबसे ज्यादा है ये बताइए भाई। रेड की वेवलेंथ सबसे, वेलोसिटी भी रेड की सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम, वेलोसिटी सबसे कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे। तो क्योंकि इसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसीलिए डेविएशन भी और डिस्प्लेसमेंट भी कौन ज्यादा करेगा,
वायलेट ही सबसे ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट करेगा और सबसे कम कौन करेगा? आ गया? तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली। समझ गए? तो वेवलेंथ कम, रिफ्रैक्ट, याद रखना ये बात क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। आ गया ना समझ में? मन है लिखने का ये चीज कि आ गया समझ? जिसको लिखना हो लिख ले, आ गया बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला टॉपिक डालो बेटा, जल्दी से जल्दी से। बोले, लिखो मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट। मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट। अरे मोटा शीशा नहीं क्या सिलेबस में? पक्का हो? पढ़ा देते हैं, एक ही टॉपिक ही बचा है, प्लेट। थिक मिरर मतलब आप ऐसा समझिए भैया कि ये एक मोटा शीशा है। ये सुन रहे हो? ये क्या है? मोटा शीशा। और क्योंकि ये मोटा शीशा है, इसका मतलब एक एंड जो है उसका पॉलिश्ड होगा। बेटा सुनिएगा, ये इसका एक एंड हमने पॉलिश कर दिया, सही है? ये अब एक ऑब्जेक्ट शीशे के सामने ये रहे अमन, ये अमन आया है? नहीं आया है, ये अमन है, ठीक है? अब यहाँ पे इस एक लाइन बना लो, इसी पे इमेज बना लेंगे हम लोग, ठीक है? अब एक रे ऑफ लाइट जो है अमन से निकलेगी, यहां आके टकराएगी, ठीक है? इस पॉइंट पे पहले क्या बनाओगे? नॉर्मल बनाओगे। नॉर्मल बनाओगे तो लाइट रे क्या करेगी? रेयरर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, सही है? अच्छा, हमने आपको बताया था कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होगा, तो थोड़ा बहुत क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रखना, सही है? अब जब यहाँ पे लाइट टकराएगी तो ये तो पॉलिश्ड सरफेस है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो गया, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन हो गया। पहला रिफ्लेक्शन है तो मजबूत होगा, पहला रिफ्लेक्शन सबसे क्या होता है? फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, क्योंकि पूरी की ज्यादातर लाइट इसकी यहाँ आई होगी, ठीक है? अब इस पॉइंट पे देखोगे तो फिर से क्या बनाओगे? नॉर्मल बनाओगे। सुन रहे हो ना? इस पॉइंट पे अब लाइट डेंसर से कहां जा रही है? रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी। कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हुआ है, कुछ क्या होगा? रिफ्लेक्ट भी होगा। अब हमको ये बताइए कि ये रिफ्लेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि ये? पहला रिफ्लेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? अब की रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन होगा, ये हुआ। फिर से नॉर्मल बनाओ, कुछ रिफ्रैक्शन होगा, कुछ क्या होगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। नहीं समझ में आया? अब हम क्या रहे हैं बेटा, ये एक स्क्रीन है, ये हमने क्या बना दिए? स्क्रीन। ये अमन है बेटा, सुन रही है? हाँ, तो ये जो इमेज, ये जो रे ऑफ लाइट आके ऐसे निकली, इसी को अगर पीछे की तरफ हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो ये बनेगी अमन की इमेज ए डैश। इस अमन की पहली इमेज क्या हो गई? अमन डैश। बात समझ आ गई? इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये अमन की दूसरी इमेज ए डबल डैश, ये अमन की तीसरी इमेज ए ट्रिपल डैश। अच्छा, एकदम स्ट्रेट खींचना पीछे की तरफ, मतलब जैसे ये आगे है स्केल लगा के एग्जैक्टली पीछे खींचना। हमारा थोड़ा वो टेढ़ा हो गया, आप सही कर लीजिएगा। अच्छा, नहीं है क्या? सिलेबस में नहीं है? डायग्रामेटिकल नहीं है, थ्योरी। चलो पता ही दिया। अच्छा हाँ भैया सुन लो उधर, यही पीछे की तरफ एग्जैक्टली लेके आएंगे, पीछे की तरफ एग्जैक्टली लेके आएंगे। सबको आ गया समझ में? अब इसमें मेन चीज क्या है समझने वाली, हमको ये बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन कौन सा था? ये वाला।
और इसकी वजह से जो लाइट यहां गई है, तो इमेज कौन सी है इसकी वजह से? ए डबल डैश। मतलब जो सेकंड इमेज बनी है अमन की, वो सबसे ब्राइटेस्ट इमेज होगी, क्योंकि ये इमेज फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन से बनी। नहीं समझ में आया? तो ये डायग्राम बनाने के बाद लिखिएगा कि ए डबल डैश जो है वो कौन सी इमेज है? ब्राइटेस्ट इमेज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। आ गया सबको समझ में? देखो यहाँ पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बन रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड हिस्सा वीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या है? कम है। ज्यादातर हिस्सा तो यहाँ आ गया था। हाँ, ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग का काम है आज करना है। सुनो आदित्य भैया, सुनो, न्यूमेरिकल्स तो हम खैर कल कराएंगे। आप लोग का काम है एक्सरसाइज 4A, ये पूरी जो है, चाहे अपने स्कूल की कॉपी में कर लो, चाहे जहां कर लो, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम जो है आप लोगों को कल क्या करा देंगे? न्यूमेरिकल्स करा देंगे। और सुनो, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी बेटा दीप्ति, अच्छा इधर दृष्टि, इधर देखिए, हम ये कह रहे हैं किसी किसी क्वेश्चन में यहां पे एंगल दे देता है, मैं सुन रहा ना, इस एंगल का कोई मतलब नहीं है। हमें किस एंगल से मतलब होगा? नॉर्मल के साथ बने हुए एंगल से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन करते टाइम पे। समझ गए सब लोग? बस करें, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेना।